जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर का ये हमारा लगातार 57 नंबर लेक्चर है, जिसमें हम पुनः करंट टू कोर उन सभी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे और आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जयंती। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तिलक जी की जयंती पर उनको याद किया, उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये याद रखिए कि तिलक जी जो है वो 23 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। कई महत्वपूर्ण काम तिलक जी ने अपने उस समय में किए थे। दोस्तों, जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को हुआ था। और 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। इसके बाद 1885 में ही फर्ग्यूसन कॉलेज भी तिलक जी ने स्थापित किया था। राजनीति में लगातार आगे बढ़ते रहे और आगे जाकर 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दोस्तों वो 28 दिसंबर को 1885 को बनती है। और इसमें आप लोगों को पता है कि भाई वॉयसराय जो थे वो यहाँ पर डफरिन देखने को मिलते हैं। इस समय ए.ओ. ह्यूम जो थे उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे उस समय इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये कांग्रेस बनी जो 1885 में अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन इसका हिस्सा तिलक बनते हैं 1890 में। और फिर कांग्रेस के साथ अपनी इन मुहिम को आगे बढ़ाते चले गए। तिलक ने भारत में लोगों को और ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकर्षित करने के लिए, राष्ट्रवाद को और बढ़ाने के लिए, उसकी भावना को वृद्धि करने के लिए यहां पर गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का भी प्रारंभ करवाया था। तो याद रखिए, गणेश उत्सव की बात करें या शिवाजी उत्सव की बात करें तो इनका प्रारंभ तिलक ने करवाया था। और इनके द्वारा 1895 में स्वराज की भी पहली बार बात की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गणेश उत्सव हो या शिवाजी उत्सव हो, ये तिलक जी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। इनका उद्देश्य था कि इन धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जनता को इकट्ठा किया जाएगा और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी जा सकती है। लेकिन यहां पर धार्मिक प्रतीकों का राजनीति में प्रवेश भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें 1907 में सूरत विभाजन जब हुआ था, इनमें भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। ये वो समय था जब बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में आंदोलन चल रहे थे। 1905 की बात थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन जब भारत में वायसराय हुआ करता था तो 16 अक्टूबर 1905 में भारत का बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन करने के कारण 16 अक्टूबर को शोक दिवस के तौर पर भी मनाया था कांग्रेस ने। इसी समय स्वदेशी आंदोलन जो शुरू करना था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन शुरू करना था, उसके बहुत बड़े समर्थकों में तिलक थे। और तिलक का मानना था उग्रवादी नेता होने के नाते कि जो आंदोलन बंगाल में विभाजन के खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ इतना ज्यादा प्रभावी सिद्ध हो रहा है, उसका दायरा क्यों ना हम भारतीय स्तर पर बढ़ा दें, ताकि अंग्रेजों को और ज्यादा प्रभाव हो, तो उनकी कहीं ना कहीं स्थिति हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। लेकिन यहां पर विवाद हुआ और 1907 में सूरत अधिवेशन में जब कांग्रेस दो भागों में बटी, उस समय यहां पर तिलक की एक इंपॉर्टेंट भूमिका दिखाई पड़ती है। तिलक जो थे वो उग्रवादी नेताओं में थे, तो कांग्रेस का एक धड़ जो था वो निष्कासित कर दिया गया कांग्रेस से 1907 में, जिसे आप सूरत फूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह अधिवेशन सूरत में हुआ था। यहां पर 1916 में हम देखें, क्योंकि यहां पर देखो 1909 तक जब आते हैं तो तिलक को मांडले जेल में भेज दिया जाता है और तिलक जो है लगभग 6 साल की सजा काट रहे हैं। और तिलक 6 साल की सजा काट के आते हैं, तो आने के बाद उनका मुलाकात होना है एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरिश महिला थी और इन्होंने आयरलैंड की तर्ज पर भारत में होम रूल शुरू करने की बात की। तब जाकर भारत में होम रूल की 2 शाखाएं बनती हैं। एक शाखा जो बनती है वो एनी बेसेंट के नेतृत्व में दक्षिण में मद्रास के इलाके में चलती है, और एक शाखा जो है वो आपको बेलगाम का एरिया दिखाई पड़ता है जहां से होम रूल की शुरुआत होती है। उत्तर भारत में तिलक के नेतृत्व में होम रूल चलता है और दक्षिण में एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल चलता है। और कहीं ना कहीं एक चीज और याद रखिएगा, 1916 का वो समय था जब एनी बेसेंट का, लोकमान्य तिलक का एक इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट रहता है और कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, लखनऊ समझौता भी हम कहते हैं। लखनऊ समझौता क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि ये पहली बार था 1907 के बाद से और मुस्लिम लीग के बनने के बाद से, जब मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस के गरम दल हो, कांग्रेस का नरम दल हो, ये तीनों एक साथ एक मंच पे आते हैं और एक साथ कहीं ना कहीं आंदोलन की बात करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं आप एनी बेसेंट का और लोकमान्य तिलक का एक इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें तो तिलक ने
इस प्रकार से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए दो समाचार पत्र भी निकाले थे। एक था केसरी और एक था मराठा। जो मराठा पत्र था ना दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था, जबकि केसरी जो था वो मराठी भाषा में निकाला जाता था। इस प्रकार से भारतीय राजनीति में उग्रवाद की जो श्रेणी रही, उसके एक प्रबल कहीं ना कहीं आंदोलनकारी के तौर पर आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देखते हो, जिन्होंने स्वराज को लेकर अपनी एक स्पष्ट सोच रखी थी। कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हर हाल में लेकर रहूंगा। यह स्लोगन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए 1895 से स्वराज की बात करने वाले थे तिलक जी, और 1 अगस्त को 1920 को इनका निधन हो गया था। और याद रखिए कि हाल ही में इनका जो जयंती है वो 23 जुलाई को मनाई गई थी, ठीक है। और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, स्पेशली पूरे देश ने तिलक को याद किया, इनके कामों को याद किया। इन्हें हम आज भी भारत के एक महान स्वतंत्रता संग्रामी के तौर पर हम जानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किसकी बात की, तिलक की बात की। यहां से एग्जाम में आपको दोस्तों केसरी मराठा प्रश्न आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इनको याद रखिएगा कि मराठा जो है वो इंग्लिश में छपा था, केसरी मराठी भाषा में छपा था, क्योंकि भाषा को लेकर हर बार यहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का प्रारंभ हमारे देश में किसने किया था, तो तिलक जी ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका प्रतिहार शासक मिहिर भोज। दोस्तों प्रतिहार वंश का महानतम शासकों में गिना जाता था मिहिर भोज, जिसने भारत में 836 से 885 के बीच में शासन किया था। और हाल ही में चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि हरियाणा में हाल ही में इनकी एक प्रतिमा का अनावरण होना था। जब हरियाणा में इनकी प्रतिमा का अनावरण होना था तो किसी बात से जो राजपूत समुदाय है उसने इसका विरोध कर दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं ये चर्चा में रहे हैं। तो हरियाणा के कैथल जिले में 9वीं सदी के एक महान शासक रहे, कौन, प्रतिहार शासक मिहिर भोज, जिनके प्रतिमा के अनावरण के कारण विरोध हुआ और ये चर्चा का विषय बन गए हैं। याद रखिएगा मिहिर भोज जो थे वो विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, और इन्होंने जो है वो वराह जैसी उपाधियां भी धारण की थी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। मिहिर भोज ने 836 से 885 के बीच में भारत में शासन किया था, और इनकी राजधानी दोस्तों कन्नौज हुआ करती थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर, विष्णु को मानते थे, वैष्णव धर्म के उपासक थे मिहिर भोज, ये भी ध्यान रखना है, और हरियाणा के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों हाल ही में 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जी की भी जयंती थी, और इनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश ने याद किया। याद रखिए 23 जुलाई को 1906 में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या था दोस्तों, जन्म स्थान था भाभरा। भाभरा जो है दोस्तों वर्तमान अलीराजपुर में है, और इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है, और इसको आप अब चंद्रशेखर आजाद, याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद नाम से आप जानते हैं, ये ध्यान रखिए। क्लियर, पिता का नाम सीताराम जी था, तो सीताराम तिवारी थे, याद रखिएगा, और माता का नाम था जगरानी देवी। इनके यहां पर ही जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद जी का 23 जुलाई 1906 को भाभरा में, जो आज चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जानता है। याद रखिएगा चंद्रशेखर जी ने आजाद की उपाधि धारण की थी, क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य का अवहेलना करना चाहते थे, अवज्ञा करना चाहते थे, और इन्होंने उस समय सभी जात पात भेदभाव सब चीजों से अपने आप को आजाद बताया, और इसलिए इन्होंने आजाद अपने नाम के आगे जोड़ा है, और इसलिए हम इन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जो थे दोस्तों याद रखिएगा 15 साल की उम्र में, महज 15 साल की उम्र में, जब हम बात करते हैं 14-15 साल की उम्र में ये जब थे, तो गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो ये इस छोटी सी उम्र में असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, और ये उन क्रांतिकारियों में, भारत के उन स्वतंत्रता संग्रामी लोगों में शामिल है जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की असफलता के बाद अपने अंदर एक क्षुब्ध हो जाते हैं, और उसके बाद क्रांतिकारीवाद की तरफ बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि 1920 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसके पहले उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि 1 वर्ष के भीतर आजादी दिला दूंगा। लेकिन हुआ ये कि 1922 में अगर हम देखें 5 फरवरी को जो चोरा चोरी कांड हुआ गोरखपुर में, ये चोरा चोरी कांड के बाद कहीं ना कहीं गांधी जी ने 11 फरवरी को 1922 में आकस्मिक रूप से असहयोग के वापसी की घोषणा कर दी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों को एक धक्का सा लगा कि 1 वर्ष के भीतर आजादी दिलाने वाले थे, परंतु हुआ यह कि आंदोलन वापस ले लिया चोरा चोरी घटना के कारण। इस वजह से ये क्षुब्ध हुए और एक तरफ से कहां मुड़ गए, क्रांतिकारीवाद की तरफ मुड़ गए दोस्तों। और जो क्रांतिकारी पूरा मूवमेंट दिखता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चंद्रशेखर आजाद जी,
एक प्रकार से हिंदुस्तानी रिपब्लिक सोशल जो एसोसिएशन था उसके सदस्य बनते हैं। और जब 9 अगस्त को 1925 में काकोरी कांड होता है, तो काकोरी कांड षड्यंत्र जो है इसमें भी इन्होंने भाग लिया, जिसमें लखनऊ सहारनपुर की खजाना ले जाने वाली ट्रेन को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जी ने उसकी योजना बनाई थी, लेकिन लूटने वाले जितने भी लोग थे उन सब में चंद्रशेखर आजाद जी का नाम भी आता है। ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी आजाद कहलाते थे अपने आप को, तो इनके अंतिम समय इनकी मुठभेड़ जो है वो अल्फ्रेड पार्क, याद रखिएगा अल्फ्रेड पार्क जो प्रयागराज में रहा उस समय इलाहाबाद, तो इस पार्क में जब इनकी मुठभेड़ चल रही थी पुलिस से, तो ऐसे में इनके पिस्तौल में जब एक गोली बची थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, इसलिए वो गोली खुद को मार ली और कभी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए जीते जी। ये अल्फ्रेड पार्क जो है वो आज चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, और वो दिन था 27 फरवरी 1931 का, ये ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? तो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी से रिलेटेड पिता का नाम भी पूछा जाता है, माता जी का नाम भी पूछा जाता है, जन्म दिनांक भी पूछी जाती है, जन्म स्थान भी पूछा जाता है, और जहां इनका निधन हुआ था वो स्थान भी पूछा जाता है, और पार्टी का नाम भी पूछा जाता है जिसका ये हिस्सा रहे थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कैनबिस मेडिसिन परियोजना। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट परियोजना है जिसका संबंध लाइलाज बीमारी जो आज दुनिया की उनसे है, जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, और ये भी याद रखिए जिसका संबंध जो है वो कनाडा की फर्म से भी है। ये जो परियोजना है ये कनाडा और भारत सरकार के बीच एक समझौते का परिणाम है, जो जम्मू कश्मीर में, कहां पर? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। कनाडा की तरफ से CSIR और भारत की तरफ से IIIM जो है वो इस परियोजना को शुरू कर रहा है, और ये एक शोध परियोजना है। कैसी परियोजना है? शोध परियोजना है जिसपे कैनबिस पर शोध किया जाएगा। क्लियर? और इसीलिए इसको कैनबिस मेडिसिन शोध परियोजना भी कहा जा रहा है। ये अपने प्रकार की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कैनबिस पर शोध किया जाएगा, और कैनबिस जो है इसकी औषधीय क्षमता का पता लगाया जाएगा। अगर इसकी औषधीय क्षमता का बेहतर तरीके से पता लगा लिया गया तो कहीं ना कहीं हमारे न्यूरोपैथी है, कैंसर है, मिर्गी जैसे रोगी जो है उनके लिए लाभ होगा, क्योंकि उसके प्रयोग से इनको आप फायदा पहुंचा सकते हैं। तो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहां चालू की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर में। किस देश की फर्म के साथ मिलकर की जा रही है, तो कनाडाई फर्म के साथ। किस रोग के लिए फायदेमंद होगी? न्यूरोपैथी हो, कैंसर हो, मिर्गी के लिए होगी। क्या नाम है? कैनबिस है। कैसी एक वनस्पति व्यवस्था है, तो औषधि क्षमता रखती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कच्छ के छोटे रण के नमक पान श्रमिक। दोस्तों याद रखिएगा जो नमक पान श्रमिक हैं उनको आप सॉल्ट पेन श्रमिक के नाम पर जानते हैं। ये सॉल्ट पेन श्रमिक जो है इनकी हाल ही में एक समस्या आई है। समस्या ये है कि 18 जुलाई 2023 को इन सभी श्रमिकों ने जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन क्यों सौंपा है? तो याद रखिएगा कि वो ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है क्योंकि जो यहां पर कच्छ का रण क्षेत्र है, यहां पर जंगली गधा एक अभ्यारण्य है। ये जंगली गधा अभ्यारण्य का जो इलाका है दोस्तों, यहां पर इनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इनके प्रवेश को प्रतिबंधित क्यों किया गया है? तो याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में ये जनजाति के लोग रहते हैं, ये समुदाय के लोग रहते हैं जो अपने आप को अगरिया के रूप में बताते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर सांधी हो या मेना हो या कोली हो, ये समूह भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इन समूह के द्वारा ये माना गया है वन विभाग के द्वारा कि ये समूह यहाँ पर किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां करते हैं, और उन अवैध गतिविधियों के शक के चलते वन विभाग ने इन जनजाति के लोगों को, इन लोगों को एक नोटिस भेज दिया कि आप लोग इस एरिया में प्रवेश नहीं करेंगे। तो उस नोटिस के अगेंस्ट जाकर ही इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि हमें वहां जाने की इजाजत दी जाए। क्लियर दोस्तों? क्यों इजाजत दी जाए? तो याद रखिएगा कि जो कच्छ का छोटा रण क्षेत्र है ना, यहां पर आप नमक के उत्पादन के लिए इन श्रमिकों को जानते हैं। ये श्रमिक जो है आज से नहीं 600-700 सालों से, अंग्रेजों के पहले के समय से इस कच्छ के क्षेत्र से नमक उत्पादन करते हैं, नमक की खेती के लिए जाना जाता है। तो इन श्रमिकों को यहां पर जाने का अधिकार दिया जाए क्योंकि इनकी आजीविका का इंपॉर्टेंट साधन ही वहां पर नमक की खेती है। और ऐसे नमक की खेती करने वाले लोगों को आप सॉल्ट पेन श्रमिक कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंटली अगरिया के रूप में इनको जाना जाता है। क्लियर? तो यहां पर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा सॉल्ट पेन क्या है, तो यहां
कच्छ के क्षेत्र में नमक का काम करने वाले लोगों को यहां पर सॉल्टमैन कहते हैं। क्लियर। अब यहां देखें कि ये कच्छ के छोटे रण में ये जंगली गधे का क्या रोल है। तो याद रखिएगा कि कच्छ का रण जो क्षेत्र है वो इस प्रकार के वाइल्ड एस जंगली गधे के लिए एक आदर्श स्थिति के रूप में माना गया था और इसलिए 1972 में इसे एक अभ्यारण्य के तौर पर बदल दिया गया और आज आप इसे कच्छ अभ्यारण्य के तौर पर जानते हैं जहां पर जंगली गधे को रखा जाता है। याद रखिए पूरे विश्व में अगर हम देखें तो एकमात्र भारत का कच्छ ही एक जगह है जहां पर आपको ये जंगली गधा देखने को मिलता है, इसके अलावा ये कहीं और नहीं मिलता है और एक प्रकार से ये संकटग्रस्त प्रजाति है और संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर आप इसे IUCN की सूची में देखते हैं। तो एक संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर ये IUCN की सूची में शामिल है, एक अति संकटग्रस्त के तौर पर कहीं ना कहीं इस पे खतरा है इसके तौर पर आप देखते हैं कि साइट्स जो है इसकी परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। 1972 का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसकी अनुसूची 2 में कहीं ना कहीं इसको शामिल किया गया है। किसको? गधे को। कौन से गधे को? जंगली गधे को, जो कहां मिलता है? कच्छ के रण में मिलता है। तो इस प्रकार से इसको इतना संवेदनशील माना गया है कि इसकी संख्या लगातार घट रही थी, तब जाकर इसको बढ़ाने पर काम किया गया है। ये ध्यान रखिए, जहां पहले इसकी संख्या केवल 700 बची थी, अब ये इस क्षेत्र में संरक्षण के परिणाम स्वरूप लगभग 6000 से ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसी दृष्टि से यहां पर वन विभाग का मानना था कि ये जो पूरा जंगली गधों का क्षेत्र है इसमें इन समूहों के द्वारा, नमक का काम करने वाले लोगों के द्वारा जो अवैध गतिविधि की जा रही है उससे इनको संकट हो सकता है। इसलिए वन विभाग ने उनके जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इन्होंने अपनी सफाई दी और सफाई के बाद इनका कहना था कि हम ऐसा कुछ वहां नहीं कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमें वहां जाने से ना रोका जाए, क्योंकि इन लोगों की आजीविका का इंपॉर्टेंट साधन जो है वहां से नमक का उत्पादन है। तो ये पूरा की पूरा चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में जंगली गधों के लिए कौन सा स्थान है, तो कच्छ का रण क्षेत्र है। कहां है? गुजरात में है। सॉल्ट पेन क्या होते हैं? तो कच्छ के क्षेत्र में नमक की खेती करने वाले लोगों को सॉल्ट पेन कहते हैं। इंपॉर्टेंटली ये क्या कहलाते हैं? अगर ये इनको कहा जाता है। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, विश्व फ्रेंजाइन एक्स दिवस क्या है। याद रखिएगा 22 जुलाई को इस बीमारी के खिलाफ लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसको आप फ्रेंजाइल एक्स या मार्टिन बेल सिंड्रोम के बारे में जागरूकता फैलाने वाले दिवस के तौर पर जानते हैं। क्लियर। कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। अब हम इस सिंड्रोम की बात करते हैं, इसका नाम है मार्टिन बेल सिंड्रोम। दोस्तों ये सिंड्रोम है, ये बहुत खतरनाक सिंड्रोम है जिसको आप एक आनुवांशिक बीमारी के तौर पर जानते हैं। ऐसी बीमारी जो माता पिता से अपने बच्चों में ट्रांसफर होती है। तो आनुवांशिक बीमारी के तौर पर जाना जाने वाला फ्रेजाइल एक्स या मार्टिन बेल सिंड्रोम जो है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो आपके मस्तिष्क की व्यवस्था को, बौद्धिक व्यवस्था को या आपके अंग की पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है, उसके विकास को बाधित कर सकता है। और इसका कारण क्या है? FXS एक्स क्रोमोसोम। ये याद रखिएगा, इस क्रोमोसोम पर FMR1 जो जीन है इसके दोष के कारण ये होता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि ये फ्रेंजाइल एक्स है ये क्यों होता है, तो याद रखिएगा FMR1 जीन में किसी दोष के कारण ये होता है। और ये FMR1 जो जीन है दोस्तों, ये क्या है? तो याद रखिएगा कि ये जो पूरी व्यवस्था है ये FMRP के उत्पादन के लिए जाना जाता है। FMRP का मतलब होता है फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन। तो याद रखिएगा इससे ये प्रोटीन निकलता है। जब इसके अंदर दोष हो जाएगा तो इस प्रोटीन का उत्सर्जन नहीं होगा, और ये प्रोटीन का उत्सर्जन नहीं होगा तो आपके अंगों का, आपके मस्तिष्क का जो विकास होता है वो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा कि ये जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है इसके कारण इस पूरी व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पुरुष जो होते हैं उनमें इनका खतरा ज्यादा है। हर 4000 पर एक पुरुष में देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम महिला की बात करें तो महिला में 8000 महिलाओं पर ये एक में दिखाई पड़ता है। मतलब सीधा सा इसमें समझ रखना है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह सिंड्रोम कम प्रभावकारी होता है और आनुवांशिक बीमारी है एक प्रकार की, जो माता पिता से अपने बच्चों में ट्रांसफर होता है। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि होता बहुत कम में एक को है, लेकिन इलाज इसका संभव नहीं हो पाता। कभी कभी ये
कम समय तक रहता है, कभी कभी जीवन भर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा? तो याद रखिए फ्रेजाइल एक्स दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं प्रश्नोत्तरी के रूप में। यह है दोस्तों, किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिए उड़ीसा में। उड़ीसा में जो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है, कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो यहाँ के सीएम है, इन्होंने हाल ही में यहाँ पर मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। ऑलरेडी यहाँ पर मिशन शक्ति चल रहा था, इस मिशन शक्ति के साथ स्कूटर योजना को भी इन्होंने जोड़ दिया है। एक्चुअल में क्या है कि मिशन शक्ति योजना के तहत काम करने वाले लोग जो हैं, खासकर महिलाएं जो हैं, यहाँ पर सामाजिक रूप से लोगों के लिए काम करने वाले जो समूह हैं, उन लोगों की पहुंच तीव्र गति से सब तक पहुंचाने के लिए ये स्कूटर का व्यवस्था की जा रही है। और इसके तहत 1 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो कम ब्याज दर पर ब्याज की छूट के साथ प्रदान करने की बात की गई, ताकि ये लोग स्कूटर खरीद सके अपने लिए। बराबर। चलिए अगला है दोस्तों, भारत ने कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को सौंपा है? तो याद रखें वियतनाम को सौंपा है। ये भारत का एक क्या है दोस्तों? उपहार स्वरूप दिया है भारत ने ये। और ये भारत का पहला ऐसा कोई कदम है जो किसी को उपहार के तौर पर आपने INS ही दे दिया। तो INS कृपाण वियतनाम को उपहार के रूप में दिया, यह ध्यान रखना है। क्यों दिया है? याद रखिएगा वियतनाम जो है, जो इस प्रकार के जो पैसिफिक ओशन के जो कंट्रीज हैं, यहां पर आपको देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में चाइना जो है लगातार अपनी दादागिरी बताता आ रहा है। अब चाइना का यहाँ पर प्रभाव को जब देख रहे हैं, तो भारत का ऐसा मानना है कि वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए भारत जो इधर के देशों के साथ अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है और वियतनाम उन्हीं देशों में आता है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत करने का काम करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत चीन के साथ 36 का आंकड़ा रखता है भाई। अगर हम देखें गलवान घाटी में जो विवाद हुआ 2020 में, उस विवाद के बाद से ये जो दुश्मनी, जो विवाद है, वो और ज्यादा सामने आ गया। तो ऐसी स्थिति में चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो इस क्षेत्र में लगातार अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपने गलत इरादों को, साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इधर भारत अपनी पहुंच बढ़ाकर इसे नियंत्रित करने के प्रयास में, इसीलिए वियतनाम को ये उन्होंने उपहार में दे दिया है। अगला है दोस्तों, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो लिसा फ्रैंकेटी। याद रखिए अमेरिका वैसे तो ह्यूमंस में हम देखें तो महिलाओं के लिए हर एक प्रकार की बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं, लेकिन भारत में देखिए आप सभी सेनाओं में आप महिलाओं का प्रवेश देखते हैं। लेकिन अमेरिका में अगर हम देखें तो नौसेना में पहली बार कोई महिला को प्रमुख के तौर पर प्रवेश दिया गया है। तो ये भी अपने आप में सोचने की बात। अगला टॉपिक है दोस्तों, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक के सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? उत्तर है आपका नवीन पटनायक। नवीन पटनायक भारत में दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक अपने इस कार्यकाल में है। उड़ीसा के सीएम है ये। और ये ध्यान रखिएगा कि ये दूसरे नंबर के है ना, इनके पहले भी तो कोई होगा। इनके पहले जो है वो कौन थे? चामलिंग। चामलिंग जो रहे दोस्तों, ये असम के सीएम रहे। और असम के सीएम जो थे ये लगभग 24 साल 166 दिन रहे हैं। इन्होंने लगभग, हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा लगभग 1994 से अगर देखा जाए तो 2019 तक ये यहां पर सीएम के पद पर आपको देखने को मिलते थे। बहुत लंबा समय इन्होंने असम के सीएम के तौर पर दिखाया था। तो भारत में कोई भी राज्य का कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा समय तक जो मुख्यमंत्री पद पर रहा है वो कौन है? चामलिंग जी असम के। और उनके बाद किसका नाम आता है? तो याद रखिएगा नवीन पटनायक का, उड़ीसा के सीएम का नाम आता है। अगला दोस्तों, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। और इसका जो उद्घाटन करेंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने करना है। और ये भी याद रख लीजिए कि सेमिकॉन इंडिया क्या है? तो ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इसके अलावा जो सिलिकॉन की चिप्स बनती हैं, जो चिप बनने का काम, उसके डिजाइन आदि पर शोध करने का काम करना होगा इस क्षेत्र में। इसीलिए ये पूरा के पूरा आयोजन जो है वो गुजरात में किया जा रहा, ताकि यहां पर सेमीकंडक्टर्स हो या फिर यहां पर हम लोग जो सिलिकॉन चिप होती हैं उन सबको बनाने का जो काम है यहाँ बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। IBM जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वेदांता जैसी कंपनी यहां पर शिरकत करने वाली है, ताकि हमारे देश में इसके उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। कहां हो रहा है ये? गुजरात में हो रहा है। अगला है दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है?
तो याद रखिए भारत ने जीता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जो है दोस्तों वो भारत ने जीता, और भारत 9वीं बार जीता है। कितनी बार जीता है? 9वीं बार जीता है भारत। सुनील छेत्री जी, याद रखिए सुनील छेत्री जी की कप्तानी में आपने 9वीं बार फुटबॉल में टाइटल जीता है। और ये पूरी जो प्रतियोगिता है दोस्तों ये कहां पर? भारत में हो रही थी, और फाइनल मैच जो है वो बेंगलुरु में खेला गया। कहां पर? बेंगलोर में फाइनल मैच खेला गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये भारत ने जीती है, उसका उत्तर है। एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारतीय सभी खिलाड़ियों को इस बात की बधाई दी थी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व भारतीय फास्ट बॉलर अजित आगरकर जी को नियुक्त किया गया है। अगला, भारत ने सेफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किस टीम को हराकर टाइटल जीता था? तो कुवैत को आपने फाइनल में हराया, बेंगलोर में जो मैच हुआ था उसमें फुटबॉल के में। ठीक है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो ईरान। याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन जो था वो 2001 में आपको अस्तित्व में देखने को मिलता है। इसका मुख्यालय चीन में है, और इसमें 8 जो इंपॉर्टेंट सदस्य रहे उसमें याद रखिएगा चीन, रूस, भारत। याद रखिए चीन, रूस, भारत जो है इसके बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके अलावा इसमें कौन शामिल है? तो पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, है ना। इसके अलावा जो आपका बोल सकते हैं कि उज्बेकिस्तान हो, ये सब के सब इसमें शामिल थे। 8 थे। इसमें अब किसका शामिल होना तय हो गया है? ईरान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। 2001 में ये अस्तित्व में आया था, और अब इसमें 9 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे स्थायी सदस्य के तौर पर। ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर की क्लास में हमने इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।